जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 151 से लेकर 166 तक। और इस वीडियो के बाद हमारी कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 कंप्लीट हो जाएगा लॉ गेट के हवाले से। तो जनाब, आर्टिकल 151 ये कहता है कि जो गवाह होता है ना, जो अदालत में गवाही देता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी उसकी कैरेक्टर पे, या कैरेक्टर तो नहीं, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी कि ये बंदा ठीक है, सच बोल रहा है, झूठा तो नहीं है, फनकार बंदा तो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 152, वो ये कहता है हम गवाह से ना जो मेन वाक़या है उसके इर्द-गिर्द जो हालात थे, कंडीशंस थे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर गवाह से ये पूछ सकते हैं कि हाँ जी बताएँ, जो जब मर्डर हुआ था तो उस वक़्त क्या टाइम था? दिन का टाइम था, शाम का टाइम था, रात का टाइम था? अगर वो कहता है कि जी नहीं, वो उस वक़्त तो रात का टाइम था, इशा की नमाज़ के बाद ही मर्डर हुआ है, जबकि एक्चुअल में मर्डर जो था ना वो तो दोपहर को हुआ था, तो फिर वो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 153, 150 ये कहता है कि जो गवाह के जो पिछले बयानात हैं, उनको को बाद में उसकी गवाही की तस्दीक के तौर पे पेश किया जा सकता है। यानी माज़ी में जो पहले उसने कुछ बयानात दिए थे ना, उसको फिर हम देखेंगे कि यार वाक़ई अब ये जो गवाही दे रहा है, ये इससे मेल-जोल करते हैं। यानी पहले कुछ और कहता था, अब गवाही में कुछ और बातें कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद है आर्टिकल 154, वो ये कहता है वो मामलात या ऐसे मैटर्स जो आर्टिकल 46 और 47 के तहत किसी तस्दीक शुदा बयान के साथ मुतल्लिक हों, तो उन्हें साबित किया जा सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 155, यानी जो गवाह है यार, वो ये कहता, अगर उसकी याददाश्त जो है ना, वो उसको ताज़ा करना चाहता है, किसी चीज़ को याद करना चाहता है, तो और उसके लिए जो भी तरीक़ेकार वो अपनाना चाहता है, तो हम उसको मदद देंगे ताकि गवाही जो है ना वो दुरुस्त तरीके से दी जाए। यानी गवाह ये कहता है कि जी मुझे मुझे जब तभी चीज़ को याद आती है जब मैं गुलाब जामुन खाता हूँ, तो हमने फिर उसको अदालत में गुलाब जामुन खिलाने ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो वो कोई भी तरीक़ेकार इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 156, अगर किसी दस्तावेज़ में दर्ज हक़ाइक़ की गवाही दी जा रही है, तो उन हक़ाइक़ पे आर्टिकल 155 के तहत शहादत दी जाएगी। यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हक़ाइक़ हैं, उनकी गवाही दी जा रही है, तो उनके ऊपर जो फैक्ट्स हैं, वो आर्टिकल 155 के तहत ही उनकी शहादत दी जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल 157, अगर गवाह अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए किसी तहरीरी मवाद का इस्तेमाल करता है, यानी वो बंदा कहता है यार अगर मुझे आप कोई रिटन में चीज़ दिखाएँ, या कोई चीज़ पढ़ के ये देखता है, कोई कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहता है, कोई किताब देखना चाहता है जिससे उसकी याददाश्त वापस आए, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो तहरीरी मवाद है, रिटन चीज़ मटीरियल है, जो मुखालिफ फ़रीक है उसके पास ये है, यानी कि ये हक़ है कि वो उसके बारे में पूछ सकता है कि ज़रा ये दिखाएँ ना सर, ये क्या चीज़ देख रहा है जिससे इसको चीज़ें याद आती हैं, या हमें भी दिखाएँ, हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 158, वो ये कहता है अगर किसी मामले में दस्तावेज़ की ज़रूरत हो, तो वो दस्तावेज़ पेश की जा सकती है ताकि वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सके। अगर किसी मामले में डॉक्यूमेंट के ज़रिए, तो वो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 159 है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नोटिस के ज़रिए तलब किया जाएगा, तो वो पेश किया जाएगा, उसको भी सबूत के तौर पर हम पेश करते हैं। यानी अदालत कोई नोटिस करती है कि जी फलां डॉक्यूमेंट ले आएँ, तो वो फिर आपने डॉक्यूमेंट्स पेश करना है, क्योंकि वो नोटिस के बगैर अदालत में डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जा सकता, तो अदालत उसके लिए नोटिस जारी करेगी। उसके बाद है आर्टिकल 160, वो ये कहता है अगर कोई शख्स जो है ना डॉक्यूमेंट पेश करने से इनकार किया जाए, और वो बंदा जो इनकार कर रहा है उसकी कोई ठोस वजह नहीं है, अगर बंदा अदालत कहती है यार वो डॉक्यूमेंट पेश करो, वो कहता नहीं सर मैं नहीं पेश करूँगा, उसमें तो मेरी ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, एवं मन फजूल किस्म के वो आर्गूमेंट दे रहा, तो उसके बावजूद भी जनाब उसको उस डॉक्यूमेंट को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। दूसरा है आर्टिकल 161, वो ये कहता है कि जज को ये इख्तियार है, वो किसी गवाह से सवाल पूछे, डॉक्यूमेंट पेश करने का हुक्म दे के फलां डॉक्यूमेंट पेश करो, ये उसका यानी कि राइट है जज साहब का। उसके बाद है आर्टिकल 162, वो ये कहता है कि अगर किसी मुकदमे में कोई सबूत गलत तौर पर कबूल या मुस्तरद हो जाए, तो सिर्फ उस वजह से नया ट्रायल या फैसले में तब्दीली नहीं होगी। यानी एक मुकदमा है, उसमें एक सबूत है, या तो वो कबूल हो गया या मुस्तरद हो गया, तो उस बुनियाद पे नया ट्रायल या नया मुकदमा नहीं शुरू होगा, या फैसले में तब्दीली नहीं होगी। हाँ, अदालत फिर ये देखेगी कि अब बाकी सबूत भी इसी तरीके से गलत या सही साबित हो रहे हैं। अगर एक चीज़ गलत साबित हुई है, तो इसका मतलब नहीं है कि बाकी सबूत भी गलत हों, तो फिर वो सब देख के उसके बाद फैसला करेगी। ये नहीं होगा कि बस एक चीज़ गलत होगी तो बाकी सबूत भी गलत हो जाएँगे। एक डॉक्यूमेंट अगर जाली निकला है, तो इसका मतलब है सब डॉक्यूमेंट जाली निकलेंगे। तो ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये आर्टिकल 162 बात करता है। उसके बाद है आर्टिकल 163, वो ये कहता है अगर अगर
ایک جو مدعی ہے وہ حلف اٹھا کر اپنے دعوے کی حمایت کرتا ہے کہ جی میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں، تو پھر جو عدالت ہے نا، جو مدعی علیہ ہے، اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی اب تم بھی حلف اٹھا کے بتاؤ کہ یہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اگر ایک پارٹی حلف دے کے کہتی ہے کہ جی میں جو بات کر رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر اگلی پارٹی کو بھی عدالت کہہ سکتی ہے کہ تم حلف اٹھا کے اس بات کی تردید کرو کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد ہے آرٹیکل 164. وہ یہ کہتا ہے کہ عدالت کسی بھی مقدمے کے اندر جو ہمارے پاس ڈیجیٹل چیزیں ہیں، جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں، جیسے موبائل ہے، اسکائپ ہے، واٹس ایپ ہے، ویڈیوز کانفرنس ہے، اس کے ذریعے بھی ہم جناب گواہی یا ثبوت قبول کر سکتی ہے. اس کے بعد آرٹیکل 165. وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو قانون ہے نا، دیگر جتنے بھی قوانین ہیں ان کے باوجود یہ نافذ العمل ہوگا، اور کہیں پہ قانون شہادت آرڈر یا کسی اور قانون کے بیچ میں اگر یعنی کہ ٹکراؤ ہوگا، تو اس میں جناب ہم اس قانون کو زیادہ لفٹ کریں گے، اس کو فوقیت دیں گے اور دوسروں کو لفٹ نہیں کریں گے. یعنی دو قوانین ہیں، اب اس میں بتائیں قانون شہادت استعمال ہوگا، یہ استعمال ہوگا، تو ہم قانون شہادت کو ہی استعمال کریں گے. یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ آرٹیکل 165 میں. اور اس کے بعد جناب لاسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 166. وہ یہ سمپل بات کہتا ہے کہ جناب ایویڈنس ایکٹ 1872 کو منسوخ کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو قانون شہادت آرڈر ہے، اس سے پہلے کون سا قانون تھا؟ ایویڈنس ایکٹ 1872. اب آرٹیکل 166 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اس قانون کو ہم منسوخ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ صرف قانون شہادت آرڈر جو ہے 1984 ہی استعمال ہوگا. سو دوستو، یہ تھی لا گیٹ کی سیریز قانون شہادت آرڈر کے حوالے سے. اس کے سارے آرٹیکلز میں نے آپ کو بہت ہی آسان اردو کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. کمی پیشی معاف کر دینا. مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے یارو کہ تم لوگوں کا کام ہو جائے، پیپر کلیئر ہو جائے اور لا گیٹ کا ایگزام کلیئر ہو جائے اچھے نمبروں سے. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. قانون شہادت اب کلیئر ہو گیا ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم کوئی نیا سبجیکٹ یا پی پی سی یا سی آر پی سی شروع کریں گے. اب ہمارا سی پی سی بھی کور ہو چکا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی کور ہو چکا ہے، اور خیر سے قانون شہادت آرڈر 1984 بھی مکمل طور پہ کور ہو چکا ہے لا گیٹ کے حوالے سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.